की शुरुआत चार्ली नाम के एक पूर्व बॉक्सर से होती है जो पैसों की तंगी के कारण अपने कमजोर और पुराने हो चुके रोबोट एम्बुश को लेकर एक गांव के मेले में पहुंचता है। वहां चार्ली के रोबोट की लड़ाई एक बेहद खतरनाक और विशालकाय सांड ब्लैक ब्यूटी से होने वाली होती है, जिसे रिकी नाम का एक स्थानीय प्रमोटर आयोजित करवाता है। चार्ली रिकी से $20,000 की शर्त लगा लेता है कि उसका रोबोट जीत जाएगा। वहाँ मौजूद ग्रामीण जनता इस अनोखी फाइट को देखने के लिए बेहद उत्साहित होती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे शहर जाकर बड़ी रोबोट लीग देख सकें। चार्ली रिमोट कंट्रोल की मदद से अपने रोबोट एम्बुश को मैदान में उतारता है और दूसरी तरफ से पिछले साल के खतरनाक विजेता सांड को लाया जाता है। सांड तेजी से रोबोट की तरफ बढ़ता है, लेकिन रोबोट उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और जब सांड दोबारा हमला करता है तो रोबोट उसके ऊपर से छलांग लगाकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे सांड नीचे गिर जाता है। चार्ली को लगता है कि सांड का काम तमाम हो चुका है। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर सांड रोबोट पर सीधा हमला कर देता है, जिससे रोबोट की एक टांग टूट जाती है। चार्ली हार मानने के बजाय एक ही टांग के सहारे रोबोट को सांड से भिड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सांड अपनी पूरी ताकत से रोबोट पर जोरदार टक्कर मारता है और उसे बुरी तरह कुचलकर टुकड़ों में तोड़ देता है। चार्ली इस फाइट को बुरी तरह हार जाता है, जिसके बाद रिकी मुस्कुराते हुए उसे सट्टे के सौदे के पैसे तैयार रखने की चेतावनी देता है और चार्ली टूटे हुए रोबोट के मलबे को ट्रक में लाद कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ 2 सरकारी अधिकारी आते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी पूर्व पत्नी की मौत हो चुकी है और उसका 11 साल का एक बेटा है जिसका नाम मैक्स है। दूसरी तरफ प्रमोटर रिकी इस बात से बेहद गुस्से में होता है कि चार्ली बिना शर्त के पैसे चुकाए वहाँ से रफू चक्कर हो गया। इसके बाद दृश्य अदालत का आता है, जहाँ मैक्स की मौसी डेब्रा अपने बेहद अमीर पति मार्क के साथ मैक्स की देखभाल की जिम्मेदारी लेने आई है, लेकिन कानूनी नियमों के मुताबिक इस हस्ताक्षर और मर्जी होना जरूरी है। चार्ली, जो इस समय नया रोबोट खरीदने के लिए पैसों की तंगी से जूझ रहा होता है, अदालत पहुंचता है। वहां मार्क की अमीरी को देखकर चार्ली के दिमाग में एक लालच आता है। चूंकि डेब्रा मैक्स से बेहद प्यार करती है और मार्क नहीं चाहता कि उसकी पत्नी दुखी हो या कानूनी पचड़ों में फंसे, इसलिए चार्ली इस स्थिति का फायदा उठाकर मार्क के सामने एक गुप्त सौदा रखता है। वह कहता है कि अगर मार्क उसे $50,000 दे तो वह कस्टडी के अधिकार डेब्रा को सौंप देगा, लेकिन शर्त यह होती है कि अगले 2 महीनों के लिए मार्क और डेब्रा को यूरोप टूर पर जाना है। इसीलिए इन 2 महीनों के दौरान मैक्स को चार्ली के साथ ही रहना होगा। मार्क इस सौदे के लिए मान जाता है और कहता है कि यह बात डेब्रा को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। भारी रकम हाथ में आते ही चार्ली तुरंत एक नया और एडवांस रोबोट नॉइजी बॉय ऑन ऑर्डर कर देता है और अपनी पुरानी दोस्त बेली के गैराज पहुंचता है। बेली चार्ली को बताती है कि एक डीलर नया रोबोट लेकर आया है और अपने पैसों का इंतजार कर रहा है। डेब्रा तुरंत वादे के मुताबिक आधी रकम चार्ली को थमा देता है। इसके बाद डेब्रा और मार्क मैक्स को वहीं चार्ली के पास छोड़कर चले जाते हैं। मैक्स चार्ली से कहता है कि तुमने मुझे इस बोरिंग जगह पर क्यों बुलाया है, और तभी वह चार्ली को बेली और डीलर को रोबोट की पेमेंट के लिए भारी रकम देते हुए देख लेता है। मैक्स तुरंत समझ जाता है और कहता है कि यह पैसा तुमने मुझे अपने पास रखने के बदले लिया है, जिस पर चार्ली उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। इसके बाद जब उस बड़े बॉक्स को खोला जाता है तब वे बताते हैं कि यह कोई मामूली रोबोट नहीं बल्कि मशहूर नॉइजी बॉय है, जिसे देखकर मैक्स बेहद उत्साहित हो जाता है और कहता है कि वह इसकी वर्ल्ड लीग फाइट्स टीवी पर कई बार देख चुका है। जब चार्ली रोबोट को ऑन करता है तो मैक्स उसे देखकर पहले थोड़ा डरता है। चार्ली उसे अपनी आवाज से रोबोट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उसकी बात नहीं मानता और कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिससे चार्ली गुस्सा हो जाता है और जब मैक्स जापानी भाषा के कमांड बोलता है तो रोबोट पूरी तरह काम करने लगता है। इसके बाद बेली तुरंत रोबोट के माइंड और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम की भाषा को जापानी से बदलकर इंग्लिश में सेट कर देती है, जिससे वह चार्ली की आवाज पर पूरी तरह कंट्रोल होने लगता है। चार्ली इस रोबोट से तुरंत पैसा कमाने के लिए एक अंडरग्राउंड फाइट में जाने की तैयारी करता है, लेकिन मैक्स उसकी गाड़ी की चाबी छुपा लेता है और जिद करता है कि वह भी इस फाइट को देखने साथ जाएगा। पहले तो चार्ली मना करता है, लेकिन मैक्स की जिद और उसकी होशियारी के आगे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। दोनों रोबोट को लेकर क्रैश पैलेस नाम की एक खतरनाक अंडरग्राउंड फाइट वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां कई अजीबोगरीब रोबोट्स होते हैं। वहां चार्ली अपने पुराने दोस्त और प्रमोटर किंगपिन से मिलता है, जो चार्ली को किसी भी आम रोबोट से लड़ने और जीतने पर $2,000 देने की बात कहता है, लेकिन चार्ली पैसों के लालच में आकर सीधे वहां के बेताज बादशाह रोबोट मिडास से लड़ने की चुनौती दे देता है, जहां जीतने पर $20,000 का बड़ा इनाम था। ये सुनकर मैक्स चार्ली को समझाता है कि नॉइजी बॉय बहुत समय बाद रिंग में उतर रहा है, लेकिन चार्ली अपनी जिद और पैसों की सनक के कारण मैक्स की बात अनसुनी कर देता है। चार्ली जैसे ही चुनौती स्वीकार करता है, दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ रिंग का बेताज बादशाह रोबोट मिडास आता है, जिसे उसका मालिक
कंट्रोल कर रहा होता है और वह इस अंडरग्राउंड एरिना में कई नामी रोबोट्स को धूल चटा चुका होता है। इसके बाद वहाँ चार्ली का चमचमाता हुआ रोबोट नॉइजी बॉय आता है। दोनों रोबोट आमने सामने खड़े होते हैं और एक भयंकर फाइट शुरू होती है। शुरुआत में नॉइजी बॉय अपने बेहतरीन मूव्स दिखाते हुए मिडास को एक के बाद एक कई जोरदार मुक्के मारता है और उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है, लेकिन तभी मिडास पलटवार करता है और नॉइजी बॉय को एक जबरदस्त पंच मारकर बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। मैक्स रिंग के बाहर से चिल्लाकर चार्ली को सही कमांड देने और लड़ने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली को नॉइजी बॉय के वॉइस कमांड्स ठीक से याद नहीं होते, जिसका फायदा उठाकर मिडास नॉइजी बॉय पर इतने ताबड़तोड़ हमले करता है कि वह उठ ही नहीं पाता और मिडास उसका एक हाथ धड़ से अलग कर देता है। नॉइजी बॉय एक हाथ के सहारे ही उठकर दोबारा लड़ने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन मिडास की बेरहमी यही नहीं रुकती और वह एक जोरदार पंच मारकर नॉइजी बॉय का सिर भी धड़ से अलग कर देता है, जिससे चार्ली ये फाइट बुरी तरह हार जाता है और मिडास की जीत की घोषणा होती है। चार्ली उदास मन से अपने पूरी तरह तबाह हो चुके रोबोट के मलबे को समेटकर वापस ले जाने लगता है, जिस पर मैक्स कहता है कि तुम्हें इस लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें पता ही नहीं था कि इस रोबोट से फाइट कैसे करनी है और तुम्हारी जिद की वजह से एक बेहतरीन रोबोट बर्बाद हो गया। लेकिन चार्ली चिढ़कर उसे शांत रहने और चुपचाप ट्रक में बैठने को कहता है। अब नया रोबोट खरीदने के पैसे न होने के कारण चार्ली और मैक्स रात के अंधेरे में अपने ट्रक से रोबोट के स्पेयर पार्ट्स ढूंढने के लिए एक बेहद सुरक्षित कबाड़ खाने का ताला तोड़कर अवैध रूप से अंदर घुस जाते हैं। वहां की सुरक्षा लाइटों और कैमरों से बचते हुए वे उस जगह पहुंचते हैं जहां पुराने रोबोट्स का कचरा फेंका गया होता है और अपने लिए जरूरी पार्ट्स इकट्ठा करने लगते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और चार्ली मैक्स को संभल कर चलने को कहता है, क्योंकि वह एक गहरी खाई के बिल्कुल पास खड़ा था। लेकिन बारिश की वजह से मैक्स का पैर अचानक फिसल जाता है और वह तेजी से उस गहरी खाई में नीचे गिरने लगता है। किस्मत से खाई के आखिरी छोर पर कीचड़ में दबे हुए एक पुराने बेकार रोबोट का उठा हुआ हाथ मैक्स की जैकेट में फंस जाता है और वह नीचे गिरने से बच जाता है। चार्ली तुरंत ढलान से नीचे उतरता है और बेहद सूझबूझ से पहले मैक्स का एक हाथ और फिर दूसरा हाथ मजबूती से पकड़कर उसे सुरक्षित ऊपर खींच लेता है। लेकिन तभी मैक्स की नजर कीचड़ और मिट्टी में दबे उसी रोबोट पर पड़ती है जिसने उसकी जान बचाई थी। मैक्स उसे अपने साथ ले जाने की जिद करता है, लेकिन चार्ली उसे सिर्फ एक बेकार कबाड़ बोलकर साथ ले जाने से साफ मना कर देता है और अकेले ही वहां से चला जाता है। हार न मानते हुए मैक्स पूरी रात भारी बारिश में अकेले ही उस रोबोट को मिट्टी से खोदकर बाहर निकालने में जुट जाता है और सुबह होते होते उसे एक छोटी ट्रॉली पर लाद कर बड़ी मुश्किल से चार्ली के ट्रक के पास पहुंचता है। चार्ली कहता है कि मैं कब से गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जिस पर मैक्स रात भर अकेले छोड़ने के कारण उस पर बुरी तरह गुस्सा होता है। दोनों वापस बेली के गैराज पहुंचते हैं, जहां बेली चार्ली के हारे हुए रोबोट्स के मलबे को देखकर निराश होती है और कहती है कि ये सब अब कबाड़ बन चुका है और अब तुम्हारे पास अगली फाइट्स खेलने के लिए कोई रोबोट भी नहीं बचा है। बेली कहती है कि मैं कब से कर्ज में डूब कर भी तुम्हारी मदद कर रही हूँ। चार्ली बेली को कहता है कि शायद कल रात मैक्स को कबाड़ खाने में जो रोबोट मिला है वह हमारे कुछ काम आ जाए। बेली उस रोबोट की जांच करती है और उसे एक पुराने कंट्रोलर से कनेक्ट करके चालू करती है, लेकिन वह कहती है इसे रिंग में ले जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये असली फाइट में 2 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। इसी बातचीत के बीच मैक्स कहता है कि यह रोबोट मेरा है क्योंकि इसे मैंने ढूंढा है। तभी बेली जैसे ही रोबोट का एक खास शैडो मोड ऑन करती है, वह रोबोट अचानक मैक्स को देखकर उसकी तरह अपने हाथ पैर हिलाने लगता है। मैक्स जो भी हरकत करता है रोबोट हूबहू उसकी नकल करने लगता है, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद चार्ली मैक्स को उस रोबोट को अच्छी तरह साफ करने के लिए कहता है। मैक्स जब पानी और ब्रश से उसकी बरसों पुरानी जमी मिट्टी को साफ करता है तो रोबोट की छाती पर उसका असली नाम चमक उठता है, जिसका नाम एटम होता है। मैक्स उत्साहित होकर चार्ली से पूछता है कि क्या हम इसे किसी फाइट में ले जा सकते हैं। चार्ली फिर से मना करता है कि यह सिर्फ इंसानी हरकतों को दोहरा सकता है और प्रैक्टिस के लिए है। यह रिंग के खतरनाक रोबोट्स का सामना नहीं कर सकता। लेकिन मैक्स उसे फाइट में ले जाने की ठान लेता है। रात के समय जब चार्ली सो रहा होता है तब मैक्स चुपके से गैराज से एटम को बाहर निकालता है और सड़क पर उसके शैडो मोड को ऑन करके उसके आगे आगे नाचते और घूमते हुए बेहद खुश होता है। अगले दिन सुबह मैक्स बेली के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम चार्ली को कब से जानती हो। तो बेली मुस्कुराकर बताती है कि वे दोनों इसी बॉक्सिंग जिम में एक साथ खेलकर बड़े हुए हैं। बेली के पिता ही चार्ली के कोच थे जिन्होंने उसे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी थी।
बेली मैक्स को एक पुराना अखबार दिखाती है जिसमें चार्ली के शानदार बॉक्सिंग करियर के दिन दर्ज थे और वह बताती है कि चार्ली अपने जमाने का एक कमाल का और निडर बॉक्सर था जो रिंग में कभी हार नहीं मानता था। तभी चार्ली वहां आता है और मैक्स को एटम के साथ फाइट के लिए तैयार होने को कहता है। साथ ही चार्ली बेली से कहता है कि वे आज रात ही यहाँ से निकल रहे हैं। चार्ली और मैक्स एटम को लेकर अपने ट्रक से रवाना होते हैं और रास्ते में वे वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग की एक बड़ी ऑफिशियल चैंपियनशिप देखने एक आलीशान एरिना में जाते हैं जहां दुनिया का सबसे आधुनिक और अजेय रोबोट ज्यूस लड़ने आया था जिसके सामने कोई भी रोबोट टिक नहीं पाता था। चार्ली मैक्स को वहीं रुकने के लिए कहकर खुद अंडरग्राउंड प्रमोटर किंगपिन को ढूंढने निकल जाता है ताकि वह उससे कुछ पैसे उधार मांग सके। लेकिन किंगपिन चार्ली को पुराना कर्ज याद दिलाते हुए कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान और दोस्त हो सकते हो लेकिन मैं तुम्हें और पैसे उधार नहीं दे सकता। दूसरी तरफ मैक्स वहीं रुक ज्यूस की मालकिन फरा लेमकोवा और ज्यूस को डिजाइन करने वाले जीनियस जापानी डेवलपर टैक माशीडो का इंटरव्यू देखता है। जब रिपोर्टर टैक से पूछता है कि क्या ज्यूस को कभी कोई रोबोट हरा पाएगा तो टैक पूरे घमंड से कहता है कि ज्यूस कभी नहीं हार सकता। मैक्स ज्यूस की बेजोड़ ताकत और उसकी तकनीकी खूबी को देखकर दंग रह जाता है। जब चार्ली खाली हाथ वापस लौटता है तो दोनों बाहर की तरफ जाते हैं। मैक्स बेहद उत्साहित होकर चार्ली को बताता है कि उसने अभी अभी ज्यूस को देखा और वह भी एटम को लेकर ऐसी ही बड़ी ऑफिशियल बॉक्सिंग लीग में हिस्सा लेना चाहता है। इस पर चार्ली कहता है कि अभी हम सिर्फ अदजू नाम की एक बेहद सस्ती और अवैध अंडरग्राउंड फाइटिंग जगह पर जा रहे हैं। अगली सुबह जब चार्ली की आंख खुलती है तो वह देखता है कि मैक्स बाहर मैदान में एटम के सामने खड़े होकर उसे बॉक्सिंग की बुनियादी स्किल सिखा रहा है। इसके बाद वे दोनों फाइट के लिए द जू नाम के कबाड़ जैसे अखाड़े में पहुंचते हैं जहां चार्ली वहां के प्रमोटर किंगपिन से फाइट की रकम के बारे में बात करता है। लोकस कहता है कि वह अपने खतरनाक रोबोट मेट्रो के सामने इसे 2 मिनट के एक राउंड के लिए भी नहीं उतारेगा। इस पर मैक्स पूरे आत्मविश्वास के साथ किंगपिन को चुनौती देता है कि तुम एटम को कम मत समझो और दोनों के बीच एक अनोखा सौदा तय होता है। लोकस शर्त रखता है कि अगर एटम उसके रोबोट मेट्रो के सामने पहले राउंड में सिर्फ 2 मिनट तक टिक गया तो वह मैक्स को $10,000 देगा। लेकिन अगर एटम हार गया या टूट गया तो मेट्रो के मालिक एटम के सारे स्पेयर पार्ट्स रख लेंगे। मैक्स इस शर्त को मान जाता है। जब रिंग में फाइट शुरू होती है तो चार्ली एटम का कंट्रोलर खुद चलाने की बात करता है लेकिन मैक्स जिद करता है कि रोबोट उसका है इसलिए रिमोट वही संभालेगा। घंटी बजते ही मेट्रो एटम पर काल बनकर टूट पड़ता है और उसे उठाकर पटकने के साथ साथ एक के बाद एक कई जोरदार मुक्के मारता है। चार्ली रिंग के बाहर से समय देखता है कि उन्हें शर्त जीतने के लिए बस 30 सेकंड और टिकना है लेकिन तभी मेट्रो एक भयानक पंच मारकर एटम को नीचे गिरा देता है। रेफरी की गिनती शुरू हो जाती है और सभी दर्शक चिल्लाने लगते हैं लेकिन मैक्स हिम्मत नहीं हारता और रिमोट से एटम को उठने का कमांड देता है। एटम ठीक आखिरी सेकंड पर उठ खड़ा होता है और तभी पहले राउंड का समय खत्म हो जाता है जिससे मैक्स और चार्ली शर्त के मुताबिक $10,000 जीत जाते हैं। लोकस गुस्से में आकर अगले राउंड के लिए डबल पैसों की शर्त रखता है जिसे चार्ली के मना करने के बावजूद मैक्स मान जाता है। मैक्स एक ही बार में विरोधी रोबोट का सिस्टम फेल करके वह फाइट जीत जाता है और रेफरी की गिनती खत्म होते ही वे अपने जीते हुए पैसे ले लेते हैं। वहीं मौजूद एक शख्स चार्ली के रोबोट एटम की फाइट देखकर उसे एक बड़े मुकाबले में आने का न्योता देता है। इसके बाद चार्ली फोन पर बेली को मैक्स की इस जीत के बारे में बताता है। तरफ मैक्स एटम में कुछ नए अपडेट्स करता है और उसे फाइट सिखाने लगता है। इसी दौरान जब मैक्स मस्ती में डांस करता है तो एटम भी उसके शैडो फंक्शन की वजह से हूबहू वैसे ही डांस करने लगता है। यह सब देखकर जब चार्ली हैरान होता है तो मैक्स बताता है कि उसने बीती रात इसमें नॉइजी बॉय का वॉइस रिकॉग्निशन सेंसर लगा दिया है जिससे अब एटम उसकी आवाज पर भी काम करेगा। मैक्स जब चार्ली से एटम को बॉक्सिंग सिखाने के लिए कहता है तो चार्ली पहले मना करता है और सुझाव देता है कि एटम का डांस इतना अच्छा है कि उसे रिंग में यही करना चाहिए क्योंकि लोग कुछ नया देखना पसंद करते हैं। मैक्स इस बात पर मान तो जाता है लेकिन चार्ली को बॉक्सिंग सिखाने के लिए राजी कर लेता है। सालों पहले बॉक्सिंग छोड़ चुके चार्ली को शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन वह फिर से अपने पुराने हुनर का इस्तेमाल कर एटम को बेहतरीन बॉक्सिंग मूव्स सिखाता है। अगले ही दिन वे एक नई फाइट में पहुंचते हैं जहां रिंग में उतरने से पहले मैक्स और एटम का डांस देखकर पूरी भीड़ झूम उठती है। इसके बाद एटम रिंग में एक एक करके कई रोबोट्स को धूल चटाने लगता है और हर जीत के बाद मैक्स खुशी खुशी एटम के नाम के आगे ब्लू विनर का टैग लगाता है। जल्द ही वे दोनों काफी मशहूर हो जाते हैं और उनकी किस्मत बदल जाती है। इसी कामयाबी के बीच एक रात उन्हें वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग के एक बहुत बड़े ऑफिशियल फाइट का बुलावा आता है और इस महामुकाबले के लिए मैक्स पूरी लगन से एटम की रिपेयरिंग और तैयारियों में जुट जाता है। तभी चार्ली के पास ज्यूस रोबोट के मालिक लेमकोवा का बुलावा आता है और वे दोनों उससे मिलने VIP केबिन में जाते हैं। वहां लेमकोवा एटम को खरीदने के लिए चार्ली को $2 लाख का ऑफर देती है जिसे सुनकर कर्ज में डूबा चार्ली तुरंत हाँ
कह देता है, लेकिन मैक्स एटम को बेचने से साफ मना कर देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। चार्ली उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मैक्स अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसके बाद कहानी सीधे फाइट रिंग की तरफ बढ़ती है, जहां मैदान पर 2 सिरों वाला खतरनाक रोबोट ट्विन सिटीज अपनी पोजीशन लेता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स हमेशा की तरह एटम के साथ अपना सिग्नेचर डांस करते हुए रिंग में एंट्री करता है। ये एक बहुत बड़ी और ऑफिशियल अंडरग्राउंड फाइट होती है। जैसे ही रेफरी इशारा करता है, मुकाबला शुरू हो जाता है। शुरुआत में ट्विन सिटीज अपनी स्पीड और आधुनिक सिस्टम के दम पर एटम पर भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटता है। चार्ली को पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि ट्विन सिटीज के दाएं लाल बत्ती वाले हिस्से में एक ग्लिच है। चार्ली इसी कमजोरी का फायदा उठाने की ट्रिक मैक्स को बताता है और एटम उस हिस्से पर लगातार जोरदार वार करके ट्विन सिटीज के सिस्टम को हैंग कर देता है। आखिर में एटम एक जबरदस्त पंच मारकर ट्विन सिटीज को रिंग में गिरा देता है। रेफरी की गिनती शुरू होती है, पर वह उठ नहीं पाता और एटम यह बड़ी फाइट जीत जाता है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद जोश में आकर मैक्स अनाउंसर का माइक छीन लेता है और सीधे चैंपियनशिप रोबोट ज्यूस को ओपन चैलेंज दे देता है कि क्या आप इस आम जनता के रोबोट से लड़ने की हिम्मत रखेंगे। चार्ली तुरंत आकर मैक्स से माइक छीन लेता है, जबकि मैक्स खुशी से एटम का नाम चिल्लाने लगता है। जब वे इस फाइट के जीते हुए पैसे लेकर वहां से निकलने लगते हैं, तभी पुराना दुश्मन रिकी अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है और चार्ली से अपना पुराना सट्टे का पैसा मांगता है। चार्ली पैसे देने ही वाला होता है कि रिकी के गुंडे उनकी पूरी रकम छीन लेते हैं, जिसके बाद चार्ली उनसे भिड़ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी के आदमी उसे दबोच लेते हैं। रिकी और उसके गुंडे मिलकर चार्ली की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं और उनके जीते हुए सारे पैसे छीनकर वहां से भाग जाते हैं। घायल चार्ली को देखकर मैक्स उसके पास आता है। इस जानलेवा हमले से डरा हुआ चार्ली अगले दिन मैक्स की सुरक्षा के लिए उसे उसकी मौसी डेब्रा और मौसा मार्टिन के घर ले जाता है और उसे उनके साथ रहने को कहता है। मैक्स पहले तो रोते हुए साफ मना कर देता है, क्योंकि वह सिर्फ चार्ली के साथ रहना और एटम की फाइट्स लड़ना चाहता था। लेकिन चार्ली उसे समझाता है कि डेब्रा और मार्टिन उसे ज्यादा खुश और सुरक्षित रखेंगे, जिसके बाद मैक्स उदास मन से वहां रुकने को तैयार हो जाता है। मैक्स को छोड़कर चार्ली अकेला बेली के पास जाता है और उसे सब बताता है, तो बेली उसे एहसास कराती है कि मैक्स के लिए पैसों या डर से ज्यादा चार्ली का साथ मायने रखता है और वह उसे मैक्स को वापस लाने को कहती है। अपनी गलती का एहसास होने पर चार्ली तुरंत डेब्रा के घर लौटता है और मैक्स से माफी मांगते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी और मैं अपनी जिंदगी की यह आखिरी और सबसे बड़ी फाइट सिर्फ तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। हम ज्यूस से लड़ेंगे। मैक्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और डेब्रा भी उन्हें आखिरी मौका देने के लिए मान जाती है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब एटम और अपराजेय चैंपियन ज्यूस का महामुकाबला होना था, क्योंकि मीडिया के सामने दिए गए मैक्स के चैलेंज की वजह से लेमकोवा को यह फाइट स्वीकार करनी पड़ी थी। मैदान पर खचाखच भरी भीड़ के सामने चार्ली और मैक्स अपने रोबोट एटम के साथ रिंग में उतरते हैं और दूसरी तरफ बेहद शक्तिशाली, आधुनिक और विशालकाय ज्यूस की एंट्री होती है। यह ऐतिहासिक मुकाबला कुल 5 राउंड का होने वाला था। जैसे ही पहली घंटी बजती है, दोनों रोबोट आमने सामने आते हैं। ज्यूस इतना ताकतवर होता है कि उसके एक ही पंच में एटम दूर जा गिरता है। एटम किसी तरह खड़ा होता है, पर ज्यूस उसे दोबारा नीचे पटक देता है। पूरी तरह मार खाने के बावजूद एटम हार नहीं मानता और रेफरी की गिनती शुरू हो जाती है, लेकिन एटम अपनी बेजोड़ मजबूती के कारण हर बार आखिरी सेकंड पर उठ खड़ा होता है। ज्यूस लगातार उस पर प्रहार करता है। तभी चार्ली और मैक्स के हौसले के दम पर एटम पलटवार करता है और ज्यूस के चेहरे पर अपना पहला ऐतिहासिक पंच जड़ देता है, जिससे पूरी जनता खुशी से झूम उठती है। एटम कुछ और पंच मारता है, लेकिन जल्द ही ज्यूस फिर से उस पर हावी हो जाता है और तभी पहले राउंड का समय खत्म होने की घंटी बज जाती है। चार्ली, मैक्स तुरंत पहले राउंड के ब्रेक में एटम के डैमेज पार्ट्स को ठीक और रिपेयर करते हैं। इसके बाद जब दूसरा राउंड शुरू होता है, तो मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे का हो जाता है। ये जबरदस्त मुकाबला दूसरे राउंड से होते हुए तीसरे राउंड में पहुंच जाता है, जहां दोनों रोबोट एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाते हुए इतिहास की सबसे बड़ी रोबोट बॉक्सिंग फाइट में तब्दील हो जाते हैं। जल्द ही चौथे राउंड की शुरुआत होती है, जिसमें ज्यूस के घातक और ताबड़तोड़ हमलों के कारण एटम का वॉइस रिकॉग्निशन आवाज पहचानने वाला सिस्टम पूरी तरह टूटकर खराब हो जाता है, जिससे चार्ली के चिल्लाने पर भी एटम उसकी आवाज नहीं सुन पाता और चार्ली उसे कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाता है। किसी तरह एटम इस राउंड में टिक जाता है। ब्रेक के दौरान मैक्स देखता है कि आवाज से कंट्रोल करने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वह एक बड़ा फैसला लेते हुए एटम का वॉइस मोड पूरी तरह बंद कर देता है और उसके शैडो मोड को ऑन करके चार्ली से कहता है कि अब तुम्हें रिंग के बाहर खड़े होकर खुद बॉक्सिंग करनी होगी, ताकि एटम तुम्हें देखकर ज्यूस से लड़ सके। 5वां और आखिरी राउंड शुरू होते ही चार्ली रिंग के ठीक बाहर खड़े होकर खुद एक असली बॉक्सर की तरह हवा में मुक्के चलाना शुरू करता है और एटम हूबहू
हूबहू चार्ली की तरह रिंग के अंदर ज्यूस के सामने पोजीशन ले लेता है। चार्ली एक अनुभवी बॉक्सर की तरह सही समय का इंतजार करता है और शुरुआती पलों में सिर्फ डिफेंस करते हुए ज्यूस को लगातार पंच मारने के लिए उकसाता है। जैसे ही ज्यूस की बैटरी और एनर्जी खत्म होने लगती है, चार्ली के इशारे पर एटम ज्यूस को एक जोरदार पंच मारता है और फिर उस पर मुक्कों की भयंकर बारिश कर देता है। ज्यूस को इस कदर पिटता देख उसका घमंडी मेकर टैक माशीडो गुस्से में बौखला जाता है और ज्यूस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन इसके बावजूद चार्ली के बेहतरीन बॉक्सिंग पैंतरों के आगे ज्यूस की एक नहीं चलती और एटम उसे बुरी तरह पीटना जारी रखता है। बरसों बाद रिंग के बाहर खुद को इस तरह बॉक्सिंग करते देख चार्ली को बेहद मजा आने लगता है। अपने पिता को इस तरह पूरी जान लगाकर लड़ते देख रिंग के बाहर खड़े मैक्स की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। तभी चार्ली के एक आखिरी जोरदार और ऐतिहासिक पंच से अजेय रोबोट ज्यूस पहली बार रिंग में धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम पागल हो जाता है। ज्यूस अपनी बची खुची एनर्जी के दम पर रेफरी की गिनती खत्म होने से ठीक पहले किसी तरह खड़ा तो हो जाता है, लेकिन तभी 5वें राउंड का समय खत्म होने की घंटी बज जाती है। मैच खत्म होने के बाद दोनों रोबोट्स के डैमेज और पंचों के आधार पर जजों का ऑफिशियल स्कोर देखा जाता है। अंकों के मामूली अंतर के कारण ऑफिशियल विनर ज्यूस को घोषित किया जाता है और वह अपनी बेल्ट बचा लेता है। लेकिन स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक और मीडिया कर्मी खड़े होकर एटम के लिए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी रोबोट ने ज्यूस को इस तरह धूल चटाई थी और सभी लोग एटम को ही असली विजेता यानी द पीपल्स चैंपियन मानने लगते हैं। और चार्ली कैमरे के सामने गर्व से मैक्स को अपने कंधों पर उठा लेता है।